हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। बीए सेकंड ईयर एमएलएसयू के स्टूडेंट का क्वेश्चन हम पिछली बार लास्ट वीडियो में देखा था। रेगुलेटिंग एक्ट को हमने मोटा मोटा देखा था। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में दोष क्या क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट में ये दोष था कि जो एक काउंसिल बनाई गई थी, वो काउंसिल के कुछ नियम्स ऐसे थे, कुछ रूल और रेगुलेशंस थे कि काउंसिल का जो निर्णय था वो अंतिम था और कहा यह कहा गया था कि सर्वोच्च अधिकारी जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। लेकिन गवर्नर जनरल अगर सर्वोच्च अधिकारी है तो काउंसिल का निर्णय जो है वो अंतिम कैसे? इस चीज़ को लेकर के कोई मतभेद थे। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि सही रूप में जो वो उसकी स्थिति, यानी कि वो जब गवर्नर जनरल था, कहता है अपनी स्थिति जो कास्ट किया अपमानकारी है, क्योंकि जो शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी वो शक्तियाँ जो है वो लागू नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वो शक्तियाँ जो थी, उसका नियम जो थे, सारे के सारे कोई भी कानून बनाता है तो वो काउंसिल में जो बहुमत के आधार पर पास करने होते हैं। जब तक काउंसिल उसको बहुमत के आधार पर पारित नहीं करती है तब तक उसका कोई कानून नहीं चलता था। ये एक दोष था। दूसरा क्या था, जितने भी गवर्नर था उन गवर्नर यानी स्थानीय, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस प्रकार के जो स्थानीय गवर्नर थे, उनकी जो फ्रीडम जो है वो समाप्त हो गई थी। उनको भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था। भारत के गवर्नर जनरल के अधीन बिना अनुमति के वो कुछ भी नहीं कर सकते, किसी राज्य के साथ युद्ध भी नहीं कर सकते, ना ही किसी राज्य के साथ संधि। तीसरी एक बात है, इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई थी और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाता है तब तक वैध नहीं था, तब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनुमति ना दे। फिर भी कुछ कारणों में जो है वो गुण थे इसमें, अच्छा था। इस एक्ट में जो धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपना नियंत्रण हटा रही थी, यानी कंपनी का नियंत्रण हटा करके सीधा जो है वो सत्ता जो है वो ब्रिटिश काउंसिल के पास या ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में कंपनी जो है वो कंपनी का अधिकार भारत पर समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का अधिकार लगाया गया। ये जो सीधी सरकार की तरफ से एक प्रतिबंध लगा दिया गया था कंपनी पर, जिसमें कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर भी प्रतिबंध लगा, निजी व्यापार भी लगा और कोई भी उपहार या भेंट जो था उस पर भी प्रतिबंध लगा। उसके बाद में छोटे मोटे एक्ट पढ़ते हैं। 1781 का अधिनियम आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसमें गवर्नर जनरल का क्या अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के क्या, ये जो है वो आपस में भिड़ रहे थे। इन स्पष्टता नहीं थी। इस विवाद को 1781 ईस्वी के एक्ट द्वारा परिभाषित करके दूर किया गया था। ये इसका इम्पोर्टेंट काम था 1781 के एक्ट का। इसमें क्या था, इसमें गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के सदस्यों पर अपने कर्तव्य के निर्वाह के संबंध में कराए गए कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट में तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था जब तक ये उनके आदेशों से ब्रिटिश प्रभावित न हो। ब्रिटिश प्रभावित नहीं होती तब तक जो वो मुकदमा नहीं चलाया जाता था। तो क्षेत्राधिकार स्पष्ट किए थे 1781 के अधिनियम से। फिर आता है 1784 का अधिनियम, जिसको कि पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, इसको डेट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, डेट्स अधिनियम भी कहते हैं, और फ्रांस का भारतीय विधेयक भी कहा जाता है इसको। ये जो 1783 का डेट्स अधिनियम और 1783 का फ्रांस भारतीय विधेयक पास नहीं हो पाए थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द्वारा 1784 में यह अधिनियम पारित किया गया, इसलिए इसको पिट इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या था, कंपनी शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड के 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया कंपनी के शासन पर प्रभाव डालने के लिए, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। इस एक्ट की ये खासियत थी। ये क्या करते थे, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य रखे गए थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी। और जो इनका खर्चा आता था, वेतन जो भारत के राजस्व से वसूल किया जाता था। एक तरफ से भारत पर पूरा का पूरा राजस्व जो भारत का आता था, उस पर भारत देश पर भार था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रत्येक विभाग के कार्यों और पत्र व्यवहार का निरीक्षण कर सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि हर किसी भी विभाग का जो पत्र व्यवहार या उसके कार्य का व्यवहार का निरीक्षण करना। बोर्ड किसी भी आदेश या पत्र के प्रारूप को संशोधित कर सकता था अथवा प्रारूप तैयार कर सकता था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था। और क्या था, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद काउंसिल के सदस्यों की संख्या अब तक 4 थी, को घटाकर 3 कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, और एक स्थान सेना अध्यक्ष को दिया गया। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी इसी एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। कंपनी का प्रबंध, आय व्यय, युद्ध संधि इत्यादि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन हो गए। डायरेक्टर्स केवल कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते थे और कोई अधिकार कंपनी को नहीं दिया गया। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंपा गया।
गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। इस 1781 के एक्ट में जो 1784 के एक्ट में जो कंपनी के राज्य जो थे, अब वो किसके राज्य हो गए? अंग्रेजी राज्य, यानी भारतीय जो प्रदेश थे वो अंग्रेजी भारतीय यानी ब्रिटिश भारतीय प्रदेश कहलाए, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहलाए पहली बार। मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी जो पुराने था गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन की गई। बंगाल तथा इंग्लैंड के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को निलंबित भी किया जा सकता था। इस एक्ट का क्या महत्व था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने रेगुलेटरी एक्ट के दोषों को बड़ी सीमा तक दूर करने का प्रयत्न किया। इस एक्ट द्वारा केंद्रीय सरकार के प्रांतीय सरकार पर नियंत्रण को मजबूत किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया और कंपनी के डायरेक्टरों के अधिकार कम हो गए थे। ये इसका महत्व था। आगे बढ़ते हैं। 1786 का एक्ट, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ब्रिटिश भारतीय सेना का मुख्य सेनापति भी बन गया। उसे यह भी अधिकार मिल गया कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी काउंसिल के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। तो गवर्नर जनरल को 1786 के एक्ट में सेनापति या मुख्य सेनापति बनाया गया। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 ईस्वी में कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। इस समय इंग्लैंड में भारतीय व्यापार कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध अभियान छिड़ा हुआ था। कंपनी की अवधि 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई थी। कंपनी के बाहर के व्यापारियों को भारत में 3000 टन माल भेजने की आज्ञा दे दी गई थी। ये जो है 1793 एक्ट में हुआ था। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 द्वारा निर्धारित 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने की फिर प्रबल मांग उठी। यद्यपि आगामी 20 वर्षों के लिए कंपनी की अवधि फिर बढ़ा दी गई, यानी 1813 चार्टर से कंपनी की अवधि और बढ़ा दी गई। फिर देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसके अनुसार कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से 18 कर दी, यानी डायरेक्टर की संख्या जो 24 थी उसको कम कर दी गई थी। और जो भी सरकारी नौकरी डायरेक्टर के लिए या कंपनी या गैर सैनिक नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती थी। और जो केंद्रीय काउंसिल थी उसमें 6 सदस्य कर दिए गए थे। तो ये था आज का ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार में आए कुछ कानून। इनसे स्पष्ट होता है कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे भारत में सिमटती जा रही थी। कंपनी का अधिकार सीधा का सीधा जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा रहा था। जैसे जैसे नए नए कानून एक्ट आते गए वैसे वैसे कंपनी के अधिकार बहुत कम हो गए और अंत में 1858 ईस्वी अधिनियम जो पारित किया गया उसमें कंपनी शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया। So students, be happy and stay blessed. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.